अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। क्या हाल चाल है आप लोगों के? आई एम श्योर, आई होप सो एटलीस्ट कि आपके हाल अच्छे होंगे। और इर्द गिर्द जो हमारे सूरत हाल चल रही है, पर्टिकुलरली आई वाज स्पीकिंग टू अ फ्यू फ्रेंड्स इन लाहौर में एकदम जरा कोरोना वायरस के बार बढ़ गए हैं। हाँ, और ये हो रहा है और डेंगू का भी कुछ सिचुएशन जो है वो ऑन हो रही है। कराची में मलेरिया और डेंगू की सूरत हाल कंट्रोल से बाहर ऑलमोस्ट हो रही है। सो अपने इर्द गिर्द आप जरा मच्छरों की अफजाइश का ख्याल रखें। वैसे तो आप कहाँ करेंगे, क्योंकि हर तीसरी गली में गटर उबल रहा है, हर चौथे प्लॉट में पानी खड़ा हुआ है। ये कराची की बात जी, कराची की सूरत हाल की बात अभी तक, हालांकि अभी काफी अच्छा एक स्पेल, नॉन रेनी स्पेल भी गुजरा है, ऑलमोस्ट लाइक अ वीक। थोड़ी थोड़ी बारिश हुई बट नॉट टू मच। वैसे आप ज़हनी तौर पर तैयार हैं, क्योंकि एक और रेनी स्पेल की पेशगोई की जा रही है और सुना, मतलब कहा यही जा रहा है, और इस पर हम बात भी करेंगे कि वो लिटरली आज शाम से शायद शुरू होगा और इट विल स्टे ऑन टिल 9th। और फिर ऑफ कोर्स ये महीना तो आपको पता है पहली फोरकास्ट में है कि अगस्त के मंथ में बारिश जो है वो होती रहेगी। आई होप बस थोड़ी बहुत होना तो एंजॉय कर ले इंसान, और उसके बाद बहुत ज़्यादा ना हो। लेकिन ये आप जो मच्छरों की बात कर रहे थे, अपने इर्द गिर्द भी सफाई रखें ना, तो वो भी बड़ा असर करती है, वो भी बड़ा अच्छा है। ऑफ कोर्स पूरा शहर आप खुद तो नहीं साफ रख सकते हो, गॉड, हम विद ड्यू अपॉलॉजीज हम आपको ये सुबह सुबह ये विजुअल्स इसलिए दिखा रहे हैं ताकि हमें याद रहे कि कितना काम करने की अभी अच्छा, भी और इन्हीं गढ़ों है। में आपको पता ही है, सड़कें तो अब बची नहीं है, सड़कें तो बन गए चांद की सतह। वही हम कह रहे हैं ना, गढ़ों के बीच में थोड़ी थोड़ी सड़क, गढ़ों के बीच में थोड़ी थोड़ी जो सड़क है, और उन्हीं गढ़ों में पानी जमा होता है और फिर वो मच्छर। लिटरली कल मैं गुजर रहा था, एक सड़क किनारे एक गटर है जो तवातुर के साथ बह रहा है, और ये बड़ी कॉमन साइट है। आप अल्लाह माफ करे, ये अब हमें आदी तो नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ रह रहे के आदी हो गए हैं थोड़े बहुत। सो वहाँ मच्छरों की एक तह जो पानी के ऊपर बैठी हुई नजर आती है, पानी नहीं नजर आता आपको, हाँ, मच्छरों की एक तह नजर आ रही थी। तो क्या करते हैं इंसान, बच्चों को वो लोशन लगा के फिरता रहता है, खुद भी जरा कुछ लगाता रहता है। बहुत सेलिब्रेटेड आर्टिस्ट है राशिद राना, उनका नाम है, हमारे शो का भी हिस्सा बन चुके हैं। इनफैक्ट उन्होंने क्यूरेट किया था दुबई में जो एक्सपो लगी थी, बड़ी मशहूर हुई थी, वर्ल्ड एक्सपो में जो पाकिस्तान का स्टॉल था, उन्होंने गार्बेज के साथ आर्ट बनाया है। और अगर आप दूर से देखो तो क्या खूबसूरती लगती है, और वहाँ एक बड़े टीले पे कोई शख्स खड़ा है एंड ऑल दैट। जैसे आप जूम करते जाते हैं तो दैट इज एक्चुअल ट्रैश, एक्चुअल गार्बेज। तो वो इतना पियर्सिंग है कि द अमाउंट ऑफ गार्बेज वी क्रिएट एज ह्यूमंस, और तो वो भी मुझे एकदम याद। बहुत सारी एक्सप्लेनेशंस वैसे हो सकती हैं उनकी उस तस्वीर की, हम जरा निकालने की कोशिश करते हैं, दिखाएंगे आपको ब्रेक के बाद। अभी हम शुरू कर देते हैं। हमने कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान की कारकर्दगी की बात करनी है, सियासी। कल बाय द वे इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो प्रोटेस्ट था पीटीआई का, वो भी हुआ, और आगे क्या हिकमत अमली है उनकी, मतलब अब कौन सा प्रोटेस्ट, अब कौन सा लॉन्ग मार्च कुछ आगे के लिए छोड़ दे। अच्छा भाई, मुझे एतराज है, मजीद मेडल करें ना, मतलब ये तो नहीं कि कोई पहला मेडल, नाउ वी नो हमें मेडल्स मिलते रहते हैं। एक ब्रॉन्ज, एक गोल्ड माशाल्लाह हम हासिल कर चुके हैं, और कॉमनवेल्थ गेम्स में शरीक पाकिस्तानी नौजवान एथलीट्स कम तरीन, ये बात पॉइंट टू बी नोटेड है कि कम तरीन सहूलतों के बावजूद अपनी सलाहियतों का बेहतर इजहार कर रहे हैं। और ऐसे ही एक नौजवान एथलीट हैं शजर अब्बास। कॉमनवेल्थ गेम्स की 200 मीटर रेस में शजर अब्बास ने अपनी हीट जीतकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। हीट 2 में शरीक शजर ने गुज़श्ता साल के जूनियर वर्ल्ड चैंपियन को भी एक्चुअली पीछे छोड़ा है। अच्छा, और ये अपना पर्सनल बेस्ट जो है ना, एक तो होता है आप वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करते हैं या बनाते हैं, एक होता है आपका पर्सनल रिकॉर्ड होता है। तो वो मतलब हर रेस में इनका पर्सनल रिकॉर्ड जो है ये अपना ही तोड़े, यानी कितनी जान लगा रहे, ही इज एक्चुअली डूइंग हिज बेस्ट। अच्छा, पता है क्या, इन्होंने 200 मीटर का जो ये फासला है ना, ये 21.12 सेकंड में तय किया है, और अभी इनका पर्सनल बेस्ट है 20.87। सो हमें उम्मीद है कि अब जब ये फाइनल में पहुंचेंगे और अपने पर्सनल बेस्ट तक ये पहुंच गए, तो फिर आई एम श्योर कि जीतने की उम्मीदें, जो इम्कानात हैं, वो रोशन हो जाएंगे। और मजमूई तौर पर टाइमिंग के एतबार से 58 एथलीट्स में 12वें नंबर पर रहे हैं, आगे के लिए क्वालिफाई कर लिया है, और वो कह रहे हैं कि कौम उनके लिए दुआ करे। अच्छा, साथ साथ ये भी आपको बता दें कि शजर अब्बास जो है वो 100 मीटर रेस में 0.01 सेकंड के फर्क से अगले राउंड तक रसाई से महरूम रहे। कैन यू इमेजिन, 1 सेकंड नहीं, 0.01 भी नहीं, 0.01। मतलब कितना कि ये मुकाबला, क्या मुकाबला होता है, और क्या इसकी वो मतलब काउंटिंग भी हो रही होती है कि ताकि बिल्कुल फेयर रेस हो के कौन आगे गया कौन नहीं। उन्होंने 100 मीटर में 10.38 सेकंड के साथ
पाकिस्तानी किसी भी पाकिस्तानी एथलीट की तरफ से किसी भी इंटरनेशनल इवेंट में बेहतरीन टाइमिंग पेश की है। सो नेशनल रिकॉर्ड तो सर्टनली है ही, लेकिन इंटरनेशनली वो जरा अगले राउंड तक नहीं पहुंच सके। फास्टेस्ट मैन इन पाकिस्तान इंडीड। और 200 मीटर रेस के लिए बहुत सारी दुआएं शजर के लिए। क्या ये गुफ्तगू हम सुना सकते हैं इनकी? अगर हमारे पास है तो नहीं। अच्छा, इससे पहले वो भी हम सुना देंगे, लेकिन थोड़ा सा आज का भी बताना है कि आज कौन से पाकिस्तानी प्लेयर्स जो है वो एक्शन में होंगे। तो आपको ये भी बता दें कि कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान के लिए मेडल की उम्मीद में अब भी बाकी हैं और बर्मिंघम में जारी कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान के एथलीट्स जो हैं आज 5 मुख्तलिफ स्पोर्ट्स जो है उसमें एक्शन में होंगे और उसमें देखे जा सकते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल्स की उम्मीद जो है वो रेसलर इनाम भट्ट आज एक्शन में नजर आएंगे। अच्छा, उनसे बांध दिए ना? हाँ, लेकिन मतलब ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ही विल डू अ गुड जॉब। अच्छा, रेसलिंग के 86 किलोग्राम कैटेगरी में 86 किलोग्राम कैटेगरी मुकाबलों में वो एक्शन में होंगे। रेसलर इनायतुल्लाह भी मेडल की उम्मीदें लिए मैदान में उतरेंगे। 125 किलोग्राम की कैटेगरी में जमान अनवर और इनसे मद्दे मुकाबिल होंगे और जनाब मॉरिशस के हैं, उनसे होंगे। मॉरिशस के रेसलर हैं। इसके अलावा शजर अब्बास का हमने आपको बता दिया 200 मीटर में उनका मुकाबला है। और टेबल टेनिस में पाकिस्तान के फहद ख्वाजा राउंड ऑफ 32 में इंग्लैंड के खिलाड़ी के खिलाफ एक्शन में होंगे। स्कॉश में तैयब असलम और नासिर इकबाल। मेंस डबल में स्कॉटलैंड के जोड़ी और स्कॉटलैंड के पेयर के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में मुकाबला करेंगे। बैडमिंटन मेंस डबल में इरफान और मुराद की जोड़ी इंडिया के खिलाफ प्री क्वार्टर फाइनल खेलेगी। अच्छा, कल बाय द वे माहूर शहजाद भी बैडमिंटन की ऑब्वियसली उनकी जो था मैच उसमें जरा रेस से आउट इसलिए हो गई बिकॉज जख्मी हो गई। आपको जख्मी हो गई एंड आई थिंक शी वाज आल्सो ओवरवेल्म्ड क्योंकि उनकी अपोनेंट जो थी इंडियन जो बैडमिंटन प्लेयर हैं जो कि बहुत ही दुनिया में उनका नाम भी है और बहुत ज़बरदस्त वो मानी जाती है, बट जस्ट टू बी देयर बिकॉज शी परफॉर्म सो वेल टू रीच दैट स्टेज, ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन मुझे देख के थोड़ा सा हो रहा था, फिक्रमंद मैं हो गई थी बिकॉज शी एक्चुअली कुडंट गेट अप जब वो गिरी हैं। शी वॉज एग्जॉस्टेड और कोई इंजरी भी उनको होगी। आज कोशिश करेंगे कि उनसे बात करने की कोशिश करें, लेकिन दिस इज़ वॉट इज़ हैपनिंग इन द कॉमनवेल्थ गेम्स। और देखिए, जब अपने एथलीट्स गए हो ना तो क्या इंटरेस्ट एकदम से आपका जागता है। जब पूरी दुनिया ही किसी चीज़ में किसी स्पोर्ट में इतनी लगी हो और आपके लोग भी गए हो तो वो फीलिंग बड़ी जबरदस्त होती है। एंड आई एम सो ग्लैड दैट वी आर अ पार्ट ऑफ इट। नूर दस्तगीर भट्ट साहब का वो जो विजुअल है ना जिसमें वो तीनों परचम आपको पता है ना ऊपर उठ रहे होते हैं और फिर पाकिस्तान का परचम सबसे ऊपर उठ जाता है और कौमी तराना बज रहा होता है और वो मतलब वो बड़ा गूज़बम्प्स वो बड़े रोंगटे खड़े करने वाला मंजर होता है। और लिटरली उस वक्त आपको एहसास होता है कि काश ऐसा हो कि हम हर खेल में इस तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करें। हो सकता है ये चेंज हमारी नजरों के सामने आया है, तो हम यहाँ तक पहुँच गए तो डेफिनेटली और अगस्त के महीने में आपको पता है अगर कोई कामयाबी इस तरह से मिले तो उसकी बात ही और होती है ना। क्या जोड़ा है आप, बड़े बहुत ही आला, वेरी नाइस, जबरदस्त हो गया ना। इन द मीन टाइम गोइंग बैक टू सियासत, पाकिस्तानी सियासत, तो आपको बता दें कि मुल्की सियासत अब ममनुआ फंडिंग केस के फैसले के गेस घूम रही है। एक्चुअली जो भी हुआ होता है रिसेंटली तो सारी सियासत उधर मुड़ जाती होती है, आपको पता ही है। तो एक तरफ वफाकी हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला किया है, तो दूसरी तरफ PTI भी ऑब्वियसली जो है कुछ ना कुछ तो करना होता है। इलेक्शन कमीशन के फैसले को कबूल करने को बिल्कुल तैयार नहीं। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन पर हमले तेज कर दिए हैं और लोगों को भी सड़कों पर लाया जा रहा है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। कल एहतजाज करते हुए इमरान खान का कहना था कि इलेक्शन कमीशन का फैसला इत्तेहादी हुकूमत से मिलकर PTI तोड़ने की साजिश है और खान साहब ने एफिडेविट और सर्टिफिकेट में फर्क भी बता दिया। हम भी देख लेते हैं क्या कहा। अगर ये फॉरेन फंडिंग है तो ये जो पाकिस्तान को 31 अरब डॉलर बैरून मुल्क पाकिस्तानी रेमिटेंस भेजते हैं वो क्या है फिर? तो ये इलेक्शन कमीशन तकरीबन ये कह रहा है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जब आपको पैसे देंगे तो ये हो जाएगा फॉरेन फंडिंग। मैं इससे एक और सवाल पूछता हूं कि क्या आपको पता भी है कि फंड रेजिंग होती कैसे पॉलिटिकल? क्या आपने तहकीकात की इस पे? क्या मुझे ख्वाब आई थी कि 6 साल के बाद आरिफ नकवी कोई उसके ऊपर कोई फ्रॉड का चार्ज लगेगा? इसमें कोई चीज इलीगल नहीं थी। एफिडेविट आप वो देते हैं जो शहबाज शरीफ ने अदालत के अंदर दिया था कि मैं अंडर ओथ ये कहता हूं कि नवाज शरीफ वापस आ जाएगा।
तो इमरान खान कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन तकरीबन ये कह रहे हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी पैसे थे, सो तकरीबन में उन्होंने ज़रा बचत कर ली, क्योंकि ना तो शेख खान नाहियान ओवरसीज़ है, ना अबराज के थ्रू जो पैसे आ रहे थे वो ओवरसीज़ के पाकिस्तानियों के पैसे आ रहे थे। अच्छा जी, सब कुछ छोड़ दें, हमने कहा पहले मौसम की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमें थोड़ी सी टेंशन हुई है, क्योंकि कराची वालों के लिए स्पेशली हम कह रहे हैं कि तैयार हो जाएं भाई। बारिशें जो है ना, वो बरसाने वाला एक और सिस्टम जो है वो कराची की तरफ आ रहा है बड़ी तेज़ी से, और कहाँ कहाँ ठट्ठा, बदीन, सजावल, आप कह रहे हो कि मैं हंस क्यों रहा हूँ, क्योंकि आप एक ऐसी सूरत हाल में आते हैं ना टेंशन और परेशानी की, जब आपको कोई टेंशन वाली खबर भी मुस्कुराहट आपके चेहरे पर ले आती है। मतलब हमारा जरा काम मुश्किल है यहाँ बैठे हुए टीवी पे, कि बहुत ही जो एक्चुअल तासुरात हैं हमारे वो हम आपको दिखा नहीं सकते। हमें शदीद टेंशन है, आपको नहीं पता है कि पहले क्या हुआ। खैर आपको पता ही है, हम आपको बताते रहे हैं। तो ये सिलसिला दोबारा से शुरू हो रहा है। 9 अगस्त तक ये कहीं कहीं जारी रहेगा, कहीं दरमियानी, कहीं तेज बारिशों का बाइस बनेगा। सो सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चीफ मीटरोलॉजिस्ट। बहुत शुक्रिया सरदार साहब, आपने वक्त दिया। सरदार साहब ज़रा बता दीजिए, अच्छा हम ज़रा उनसे रब्ता कर रहे हैं, एज सुन एज वी कनेक्ट, तो फिर हम उनसे पूछेंगे कि भाई आज, हाँ जी सरदार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब सरदार साहब बताइए, हम ज़रा इंतज़ार कर रहे हैं आपका, ताकि आप ज़रा हमें वार्निंग दे सकें कि आज शाम या कल सुबह या कल शाम कब से ये बारिशें शुरू हो रही हैं। देखिए कराची में तो हर कल से इम्कान है, कल तो हल्की बारिश है, परसों फिर थोड़ी सी हल्की से तेज़ मॉडरेट आप कह लें 7 अगस्त को, और बाकी जो आप ईस्टर्न सिंध है, थरपारकर, उमरकोट और ऊपर सांगड़ डिस्ट्रिक्ट, वहाँ आज शाम से मुतवक्की है, आज आफ्टरनून या शाम से। गुज़श्ता रात भी हल्की बारिश हुई है थरपारकर डिस्ट्रिक्ट में किसी किसी जगह पर, तो वहाँ तो मानसून हवाएं एक तरह से इंटर होना शुरू हो जाएंगी आज से बाकायदा, और फिर वही ईस्टर्न सिंध और फैलते फैलते आगे बदीन, ठट्ठा, टंडो मोहम्मद खान, टंडो या मीरपुर खास और फिर कराची। तो कराची में 6 से यानी कल शाम से लेकर फिर ये स्पेल आगे कंटिन्यू हो जाएगा एक तरह से, इसमें कोई ख़ास ब्रेक नहीं आएगी। पहले तो एक असेसमेंट ये थी कि 9 तारीख के बाद हो सकता है कुछ एक आध दिन की या आधे दिन की कुछ ब्रेक हो, उसके बाद अगला स्पेल हो जाए, लेकिन ऐसे लग रहा है कि पिछला स्पेल और ये स्पेल जो है एक तरह से मर्ज हो जाएंगे। अच्छा, ये जो स्पेल आप कह रहे हैं सरदार सरफराज साहब, अब इतने अरसे से आपसे बात करके हमें पता चल गया कि आप ज़बरदस्त बारिश और बड़ी अच्छी बारिश जब कहते हैं तो हमें खौफ आ जाता है। तो ये स्पेल का क्या मतलब है? ये वही होगा जो पहले हुआ था, ये लाइट बारिशें हम बड़े सालों का रिकॉर्ड टूटा है। जी पहले तो बहुत हैवी स्पेल रहे। जुलाई में जो 3 मेजर स्पेल आए तो उन्होंने बिल्कुल सारे समझ ले रिकॉर्ड शटर करके रख दिए, बहुत रिकॉर्ड 7 जुलाई गुजरा है। तो ये जो मैं कह रहा हूँ ना, आज से जो स्पेल शुरू थरपारकर डिस्ट्रिक्ट और उमरकोट और दूसरा जो ईस्टर्न साइड है, ऊपर सांगड़ कह लें, खैरपुर डिस्ट्रिक्ट, उन एरियाज़ में आज से शुरू होने का इम्कान है। आज शाम से, आफ्टरनून से या इवनिंग से शुरू हो जाएगी कहीं कहीं, और फिर रात में तो अच्छी बारिश से मुराद वही कि जो तेज आज से फिर 9 तक तो नहीं, अब एक्सटेंड कर रहे हैं, तो अब तो किस तारीख तक, यानी 6 तारीख से किस तारीख तक दूसरा स्पेल भी क्योंकि साथ मिल रहा है ना सरदार साहब? जी कराची के लिए 6 से 9, और बाकी सिंध के लिए जो ईस्टर्न सिंध है आपका, उसमें आज 5 है ना, तो 5 से 9 तक चलेगा। लेकिन जो नेक्स्ट स्पेल है वो बिल्कुल वो 9 की रात या 10 से कह रहे हैं 10 की सुबह से ईस्टर्न सिंध में आ जाएगा। इसके साथ साथ ही तकरीबन मिलता हुआ आ जाएगा, हो सकता है 12-18 घंटे के बीच में। वो कब तक चलेगा? ये बता दें, क्योंकि अब हम इतनी प्रिसाइज डेट्स के साथ बातें कर रहे हैं, लगता है 9 को आना है, दूसरा 9 को आना है, तो कब तक होगा? जी वो कराची के लिए तो 10 से आएगा, 10 तारीख से ऑनवर्ड, और बाकी सिंध के लिए 10 की सुबह कह लें और कराची के लिए 10 की शाम को कह लें, तो वो निस्बतन तेज़ स्पेल है, और वो फिर 13 या 14 अगस्त तक चलेगा, 14 अगस्त तक एटलीस्ट। और उसमें किसी वक्त खासी तेज़ बारिश है, ख़ासकर लोअर सिंध में, कराची डिस्ट्रिक्ट, बदीन, ठट्ठा और इसी तरह से थरपारकर, उमरकोट और हैदराबाद तक, और उस तरफ फिर दादू वगैरह की तरफ, ये इन डिस्ट्रिक्ट्स में तेज, यानी आगे कोई 8-10 दिन मेरा ख्याल है कुछ इसी तरह, कुछ ऐसा ही लग रहा है। सरदार सरफराज साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर स्पीकिंग टू अस। और अब्दुल्ला ने इतना स्पेसिफिकली ये कौन सी डेट से कब तक, एज इफ आपकी कोई प्लान है, अभी वीकेंड आपका अच्छा गुजर जाएगा, कोई शादी शुदी तो नहीं अटेंड करनी थी कि मतलब 9th से होगा? या आपको पता है कि फिर मुहर्रम उल हराम के भी 10वीं मुहर्रम के हम करीब जा रहे हैं, तो जुलूस और मजालिस का सिलसिला भी जारी है, तो उसमें भी हम आपको यही कहेंगे कि ज़रा एहतियात करें। लोग, ज़ाहिर बारिश होती है तो तकलीफ ही होती है ना लोगों को,
बिल्कुल तकलीफ ही होती है और फिर बारिश तो बारिश होती है, उससे कंपाउंड जो हमारे इश्यूज और स्टार्ट हो जाते हैं, वो जो गंदगी, नाले, मक्खियाँ, मच्छर, सड़कें, मतलब बहुत यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एक्चुअली, क्योंकि वो गड़े जो पड़े हुए हैं ना, जितने एक्सीडेंट्स लोगों के वहाँ हुए हैं, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि हम ज़रा ज़्यादा वार्निंग भी आपको दे देते हैं। अच्छा, आपको ये तो समझ आ ही गई होगी, आई थिंक आपको क्या, अब तो पूरी दुनिया में ये बात समझ आ गई है कि ये पूरी दुनिया में जो मौसम के स्पेल्स जो हैं जो चेंज होते जा रहे हैं, बड़े एक्सट्रीम होते जा रहे हैं, ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑब्वियसली वेदर पैटर्न्स जो हैं वो दुनिया में बदलते जा रहे हैं और उसमें हमने बहुत कंट्रीब्यूट किया है, जो हमारी लाइफस्टाइल्स हैं, जो हमारी इंसानों की लाइफस्टाइल्स हैं। आपकी और मेरी बात नहीं हो रही थी, नहीं, आई थॉट क्या पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की एज अ होल कंट्रीब्यूशन कम है और इफेक्ट सबसे ज्यादा है। एब्सोल्युटली, और होता भी इसी तरह है, क्योंकि वो कंट्रीब्यूशन जो होती है वो ज्यादा डेवलप्ड नेशंस की होती है। और भुगताना किसे पड़ता है? डेवलपिंग नेशंस को या अंडर डेवलप्ड नेशंस को। लेकिन ये भी कहना बिल्कुल सही होगा, जो डेवलप्ड नेशंस हैं they are also going through extreme weather spells। ठीक है, और इसी सिलसिले में एक नौजवान है जो एडवोकेट करती हैं, लोगों को बताती हैं, उनका नाम है फातिमा फराज हूती, और आगही से मुताल्लिक बहुत इन्होंने अब तक काम किया है और इस काम का सिलसिला जारी है। खैबर पख्तूनख्वा से इनका ताल्लुक है। अपनी तहरीरों और मुख्तलिफ अंदाज इन्होंने अपनाए हैं ताकि लोगों में शऊर बेदार हो सके। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तानी ग्रेटा थर्नबर्ग की भी इन्हें कहा जाता है। सो फातिमा, वेलकम टू जियो पाकिस्तान, कैसी हैं आप? सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि मतलब आप कुछ अरसे से अब ये कर रही हैं, किस उम्र में आपको एहसास हुआ या ख्याल आया या किसी ने आपकी तवज्जो दिलाई या खुद ही आपने किसी दिन पढ़ा और आपने सोचा कि भाई इस बारे में बात करनी चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगी कि आपने मुझे इनवाइट किया। मैंने 2019 में क्लाइमेट एक्टिविज़म शुरू किया जब मैं 14 साल की थी, और तब से ही मैं क्लाइमेट एक्टिविज़म पर काम कर रही हूँ। अपने इलाके में क्लाइमेट स्ट्राइक्स, सेमिनार्स, प्लांटेशन और क्लीन अप ड्राइव्स वगैरह का आगाज़ किया, और तब से ही मैं क्लाइमेट अवेयरनेस के लिए काम कर रही हूँ। अच्छा, तो फातिमा ये जरूर बताइएगा, हम उसकी भी बात कर लेंगे, लेकिन हमारा आप में भी बड़ा इंटरेस्ट है कि आपको कैसे इस एरिया में, इस फील्ड में इंटरेस्ट आया? क्या आपको भी आपने पढ़ा, आपने देखा कि किस तरह, बिल्कुल, कि ये किस तरह इफेक्ट कर रहा है, नेगेटिवली इफेक्ट कर रहा है हमें यहाँ पाकिस्तान में? सबसे पहले तो मैंने स्कूल में ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ा, और मैंने जब उसके बारे में ज़रा सा अपना रिसर्च किया तो मैंने समझा कि हमें उस तरीके से नहीं पढ़ाया जा रहा है जितनी इंपॉर्टेंस से ही हमें पढ़ाया जाए। और फिर उसके बाद जब मैंने ग्रेटा थनबर्ग की यूनाइटेड नेशंस में स्पीच देखी तो उसने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, क्योंकि हम अपने अगर इलाके में देखें तो क्लाइमेट चेंज हमें बहुत लार्ज स्केल पर इफेक्ट कर रहा है, लेकिन फिर भी इसके लिए इससे बचाव के लिए कोई इकदाम नहीं लिए जा रहे। तो मुझे इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया कि मैं इस पर काम करूं, कि जितने भी और मुल्क है वो इस पर कितने एक्टिवली काम कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान इससे बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रहा है, फिर भी इस पर कोई काम नहीं करा। अच्छा, तो तब से मैंने क्लाइमेट सर्टनली पाकिस्तान बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रहा है, काम हमारे यहाँ कम हो रहा है। जब आप आम आदमी को, लेमैन को, खैबर पख्तूनख्वा से आपका ताल्लुक है, ये समझाती हैं या ये बात करती हैं, तो लोग इसको संजीदा लेते हैं, इसकी सीरियसनेस को समझते हैं कि हाँ ये बच्ची जो ये लड़की है बात कर रही है, इस पे हमें कुछ करना चाहिए या ये हमें फिक्र होनी चाहिए एटलीस्ट इस मामले पे? इन 2-3 सालों में अगर मैं देखूं तो इतना ज़्यादा कोई इसको सीरियसली या संजीदगी से नहीं ले रहा, क्योंकि उनको अभी भी ये लगता है कि इतना एक अहम मसला नहीं और ये एक साइंटिफिक प्रॉब्लम है जो कि नेचुरली सॉल्व होगा। लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर अवेयरनेस फैलेगी, क्योंकि हमारे लोगों में अवेयरनेस की कमी है, लेकिन जब क्लाइमेट चेंज के हवाले से अवेयरनेस फैलेगी लोगों में तो मैं समझती हूँ कि ज़रूरी वो इसको संजीदगी से लेंगे और इसके हल करने के लिए कुछ अवामिल भी लेंगे, जो कि काफ़ी, मतलब मेरा ख्याल है फॉर समबडी एज पैशनेट अबाउट यू बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग भी हो सकता है, क्योंकि भाई असरात आपके सामने हैं, आपकी नज़रों के सामने है, और येट इंतज़ार ये हो कि ये जी नेचुरली सॉल्व हो जाएगा। अगर आप एक चीज़ पिन पॉइंट कर सके, जिस तरह पाकिस्तानी द वे वी लिव आवर लाइफ, और क्या चीज़ हम बदलें अपनी, तो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ सकता है। क्लाइमेट चेंज के हवाले से अगर इसको टैकल करने के लिए हम एक चीज़ बदल सकते हैं, वो ये है कि हम अवेयरनेस, जो इंफॉर्मेशन हमें बाहर से मिल रही है, हम उसको खुद अपने ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करें, क्योंकि सिर्फ बातों से कुछ सॉल्व नहीं होने वाला, और क्लाइमेट चेंज जैसे मसला, इसके लिए एक्शन ज़रूरी है। तो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्शन की तरफ मुतवज्जा हो जाए तो मैं समझती हूँ कि इससे क्लाइमेट चेंज का जो असर है पाकिस्तान पर वो काफ़ी हद तक कम हो सकता है, और वो
एक्शन आप अपने घर से भी शुरू कर सकते हैं, जैसे कोई दरख्त लगाना हो, प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल कम करना हो, तो ऐसे छोटे स्टेप से हम क्लाइमेट चेंज को टैकल कर सकते हैं। ट्रू। अब ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, आपको पता है, बड़ा एक्टिवली खैबर पख्तूनख्वा में स्पेशली दरख्त लगाने की मुहिम और इस सिलसिले में काफ़ी काम हुआ है। आपको उसके असरात नज़र आते हैं जब आप अपने इर्द गिर्द देखती हैं कोई नई ग्रोथ, कोई नए फॉरेस्ट बनते हुए, उगते हुए, या आपको लगता है कि इन द लॉन्ग रन इस तरह की पॉलिसी से फ़ायदा होगा? जी, मैं समझती हूँ कि इसका फ़ायदा जो है तो हमें चंद सालों बाद मिलेगा, क्योंकि दरख्त को जब हम प्लांट करते हैं तो उसका फ़ायदा इमीडिएटली हमें नहीं मिलता। 10-12 साल बाद एक ट्री जो है हमें प्रोवाइड करती है ऑक्सीजन के साथ। तो ये इसके लिए मैं शुक्रगुजार भी हूँ पीटीआई गवर्नमेंट के लिए कि हमारा फ्यूचर जो है वो सिक्योर करने की कोशिश की है। लेकिन अगर इसके साथ साथ कोई और इमीडिएट प्लान बनाए जाए क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए, तो वो उससे भी ज्यादा बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया आपका फातिमा, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, और इंशाल्लाह हम इस सिलसिले में आपको ज़हमत देते रहेंगे। यू और खास तौर पे देखें, कोई एक इंसान इस तरह स्टार्ट करता है, जैसे यंग लड़की ग्रेटा थनबर्ग ने हमारे यहाँ बच्चियों को इंस्पायर किया, तो लिहाजा इट्स नेवर, यू नेवर टू यंग एंड इट्स नेवर टू लेट। जब आपको किसी बात की समझ आ जाए तो उसके बारे में ज़रूर बोलें और एक्टिविज्म करें। तो मैंने आपको कल कहा था ना कि नंबर 1 से हमारा मुकाबला हॉकी में कॉमनवेल्थ गेम्स की हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो ऑस्ट्रेलिया ने तो स्कॉटलैंड को इतने बड़े मार्जिन से हराया था। मैंने आपको वार्न कर दिया था, किया था ना मैंने आपको वार्न, तो हुआ वही। पाकिस्तान वैसे तो आपको बताइए मेडल्स की दौड़ से आउट हो गया है। पाकिस्तान को आखिरी ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 7-0 से शिकस्त दी है। तो 7 ऑस्ट्रेलिया ने बनाए, 0 हमारे। और पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया के 7 गोल्स के जवाब में एक भी बार गेंद को जाल की राह ना दिखा सकी, और पाकिस्तान ग्रुप में 4थे नंबर पर रहा, और टूर्नामेंट में मतलब 7वीं पोजीशन के लिए कनाडा से हम 7th के लिए वहां जहां हमने गोल करना था वो जगह साफ ही रही हमेशा, वहां तक पहुंचे ही नहीं। अच्छा, पता है क्या, हम इसमें बहुत ज्यादा लड़कों को नहीं मोरद इल्जाम ठहरा सकते, क्योंकि हमारी हॉकी पे 0 बटा सन्नाटा इन्वेस्टमेंट। हमारे कोच को पैसे नहीं मिल रहे, मतलब कोच जापान से आए, वो कहते हैं मुझे लगा मैं स्टोन एज में चला गया हूं। बिल्कुल ऐसा ही आप लगा होगा। सोचिए, इनको डेली अलाउंस नहीं मिलता लड़कों को, तो हम कैसे मुकाबला करेंगे दुनिया नंबर 1 से या दुनिया नंबर 2 से? इनफैक्ट फॉर अ व्हाइल, अब ये अजम्पशन है मेरी और बिल्कुल माइंड ना कीजिएगा, लेकिन अगर आप हॉकी में भर्ती हो ही जाएं तो आई एम श्योर ये लड़के शायद थोड़ी देर के लिए किसी को बताते भी नहीं होंगे, बिकॉज आगे से रिएक्शन क्या होता होगा, जबकि हमें पता है कि हॉकी का क्या हाल है, विच इज ट्रैजिक कि किसी चीज पे आप मतलब ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड हो, आप चैंपियन हो, और उसके बाद ये हालात हो जाए। एक्साइटिंग, अगर आप हॉकी का मैच एक दफा देखना शुरू कर दें और जबरदस्त मैच हो रहा हो, अच्छा मैच अगर देखना हो तो बड़ा मजा आता है, यू गेट एंटरटेन्ड एज वेल। सो हमारे यहाँ बोरिंग इतना कर दिया गया है इसको कि उस पर पता नहीं, मतलब अब तो टर्फ है और सारा कुछ है, अब तो बड़ा कमर्शलाइज हो सकता है। आई वंडर क्यों नहीं पैसा आता है इसमें। पूरी दुनिया को देख लें आप, कहां से कहां टीमें पहुंच गई हैं, और हमारा कौमी खेल है, मतलब हमारा लेकिन एक बात है, मुझे ऐसा फीलिंग हो रही है कि सिंस लास्ट ओलंपिक्स जरा अटेंशन जो है वो वापस आई है स्पोर्ट्स में, और इसीलिए तो हमारा कंटिंजेंट आप अगर कॉमनवेल्थ गेम्स में देखें तो बहुत बड़ा कंटिंजेंट है, मतलब इतना बड़ा, मोर देन 100 पीपल हमने पहले नहीं देखा। सो दैट इज गुड। फाइनली हमारा राब्ता हो गया है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी साहब से, जरा उनसे पूछते हैं कि उनकी जमात का क्या प्लान है, चूंकि सर्टनली हुकूमत में है। अब बताइएगा तलाल साहब, ममनुआ फंडिंग केस के फैसला आने के बाद तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ ये तो तय है कि आप लोगों ने कार्रवाई करनी है, लेकिन अब तक यही लग रहा है कि फैसला हो नहीं पाया कि करना क्या है। तो अगर आप लोगों का प्लान समझ आ गया है तो प्लीज जरा हमें भी समझाएं कि व्हाट इज नेक्स्ट। हुकूमत को कोई प्लान बनाने की जरूरत नहीं है, हुकूमत की जिम्मेदारी है। जुर्म साबित हो चुका है, सजा का तयन बाकी है। सो जो जुर्म साबित हुआ है, उस जुर्म साबित होने के बाद जो सजा हो सकती है, जो पार्टी बैन हो सकती है, इमरान खान ताहयाद नाहिल हो सकते हैं, रकम बरामद की जाएगी, मजीद लोग जो इन्वॉल्व हैं वो गिरफ्तार और सजाएं पाएंगे। ये चारों काम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट डिक्लेरेशन भेजी जाएगी। FIA, FBR और बाकी मालियाती इदारों की मदद से तहकीकात करेगा, और इस मामले को अब 8 साल जो तूल दिया गया है, इसे मजीद तूल नहीं दिया जाएगा। इस तहकीकात को जल्द मुकम्मल करके और इसको कंप्लीट किया जाएगा, क्योंकि ये कोई आखिरी केस नहीं है, ये तो अभी 2013 तक है। उसके बाद भी खान साहब ने चंद चढ़ाए हुए हैं, उसके बाद भी माशाल्लाह पैसे उसी तरह ही लेते रहे जैसे पहले दिन से वो ममनुआ और फॉरेन फंडिंग ले रहे हैं, क्योंकि आदत पड़ गई है। लाडला था ना जी, पूछने वाला ही कोई नहीं था।
ये तो 8 साल लगे हैं पूछते पूछते इस लाडले को। सो ये जो जिम्मेदारी है हुकूमत की, ये उसे अदा करेंगे। अच्छा तलाल चौधरी साहब, ये बात आपकी पार्टी और आपके इत्तेहादी ना भी समझे हों, आप तो अच्छी तरह समझते हैं कि नवाज शरीफ की वापसी में बड़ा सियासी फायदा भी छुपा है। अब तहरीक इंसाफ जो है ऑब्वियसली नजर आ रहा है कि जरा डाउन है, तो यही तो मौका है कि ऐसी सियासी चाल चलने का कि जबरदस्ती हो जाए। तो इसमें मजीद ताखीर क्यों हो रही है? बुलवा लें मियाँ साहब को, और एक्चुअली जो अचानक से लंदन जा बैठे हैं हमजा शहबाज, उनको भी बुला लें। देखिए, आपकी बात तो ठीक है कि हमें हुकूमत में आते ही अपने कलम के साथ वो तमाम जबर और जुल्म जो मियाँ नवाज शरीफ और किसी भी सियासी कारकुन पे हुआ था वो ख़त्म कर देना चाहिए था। मगर हमने इस जो निज़ाम है इसको एक और मौका दिया है कि ये निज़ाम और ख़ुसूसन जो कि इंसाफ का निज़ाम है वो अपनी तसीह करे, अपनी गलतियों का अजाला करे, जब अपनी की गई गलतियों को दोबारा से ठीक करे। और बिल्कुल नवाज शरीफ वापस आएंगे और मियाँ नवाज शरीफ का हक है कि वो वापस आएँ। उन्हें उनके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है वो नाइंसाफ़ी ख़त्म होनी चाहिए और वो इंशाअल्लाह ताला अगले इंतखाबात से पहले पाकिस्तान आएंगे। मगर यहाँ पर किया ये गया है कि वो आदमी जिसमें तमाम शरई और दुनियावी ऐब हैं, उस इमरान खान को सादिक व अमीन बनाकर मदीना की रियासत का वली बनाया गया है, जिसमें तमाम शरई और दुनियावी ऐब हैं। और सिर्फ पाकिस्तान के नहीं कि पाकिस्तान की कोर्ट्स का फैसला हो, दुनिया की बड़े मुमालिक अमेरिका जैसी उनकी अदालतों के फैसले हैं। अगर ये निज़ाम इंसाफ पाकिस्तान में अगर सही तरह काम करता तो ये मदीना की रियासत का वाली ना होता। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका तलाल चौधरी साहब का मौक़िफ़ आप सब तक पहुंच गया। कल आपको पता है इमरान खान की अपील पर उनके फैंस इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज के लिए निकले, लेकिन मजमा ज़रा तवक्कुआत से काफ़ी कम था, शायद इसलिए ना कोई हंगामा हुआ, ना ही रेड जोन में कोई दाखिल होने की कोशिश की। मतलब वरना देखा गया है कि लोग ज़्यादा हों तो कंटेनर भी रास्ता सर्टनली लोगों का नहीं रोक पाते। रहनुमा PTI फवाद चौधरी ने शिकवा किया कि हुकूमत ने रास्ते बंद करके लोगों को आने से रोका है। अच्छा जी, इलेक्शन कमीशन के फैसले को PTI की जीत करार देने वाली PTI अब ज़रा परेशान भी नज़र आ रही है, क्योंकि मामला इतना आपको पता है सादा नहीं है जितना तहरीक इंसाफ के रहनुमा इनिशियली तासुर देने की कोशिश कर रहे थे। कई कानूनी माहिरीन के ख्याल में जब नवाज शरीफ बेटे से तनख्वाह जाहिर ना करने पर जो उन्होंने ली नहीं थी नाअहल हो सकते हैं, तो यहाँ तो बैंक अकाउंट्स छुपाए गए हैं, गलत बयानी का मामला भी है और इमरान खान पर 62F की तलवार लटक रही है। दिस नीड्स टू बी सेड, क्योंकि इस पे भी थोड़ी सी बात हो रही थी कि खान साहब जो है वो अवाम में खुद नहीं आए, तो उनकी वो कॉल जो थी एहतजाज की वो सब कुछ तो ठीक था, लोग भी पहुंच गए, लेकिन खान साहब जो है वो बनीगाला से ही खिताब कर रहे थे। लोग उतने नहीं थे ना, तो हर डे भी मैसिव क्राउड, तो मेरा ख्याल है कि लोग वो फिर आ जाते, क्योंकि अदरवाइज वो फिर फेस सेविंग क्या होती है। मतलब नहीं फेस सेविंग मतलब फेस तो फिर भी आई ही है ना, तो वो खुद भी आ जाते। वीडियो लिंक के जरिए कर लिया ना उन्होंने, हालांकि इस्लामाबाद में ही थे, F9 पार्क में ही ज़्यादातर लोग थे, वो आ सकते तो आ सकते थे, लेकिन मतलब फिर इमरान खान, फिर लोगों ने खबर बनानी थी कि इमरान खान आए हुए हैं और मतलब 400 लोग खड़े हुए हैं, तो वो ज़रा अजीब होता है। चलिए मजहर साहब हमारे साथ हैं, ज़रा ये बात भी कर लेते हैं, और भी बड़ी बातें करनी है। मजहर अब्बास साहब हैज़ जॉइंड अस। मजहर साहब पहले तो यही क्लियर कर दें कि क्या क्यों खान साहब खुद नहीं आए? कॉल उन्होंने दी, बड़े जोरों शोर से कॉल देते रहे पिछले 2-3 दिनों से, जस्ट बिकॉज जिस लोकेशन का उन्होंने जिक्र किया ECP के सामने वहां नहीं हो सकी, तो इसलिए खुद नहीं आए होंगे। देखिए, मेरा ख्याल है कि इमरान खान जो है वो बिल्कुल आना चाहिए था। जब उन्होंने अनाउंस किया था तो उन्हें लीड करना चाहिए था, और गो के मेरी समझ में नहीं आया कि हुकूमत ने इतना ओवर रिएक्ट क्यों किया, पूरा रेड जोन कॉर्डन ऑफ कर लिया था। क्या होता अगर चंद हज़ार लोग आ जाते, ज़्यादा भी लोग आ जाते, तो मेरे नुक्ते नज़र से नुकसान नहीं होता, शायद गवर्नमेंट का इमेज ही बेहतर होता कि उन्होंने अलाउ किया रेड जोन में। आखिर खुद हुकूमत ने भी तो ऐलान किया था कि अगर फैसला नहीं होता तो वो भी इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज करते, तो क्या राना सनाउल्लाह हुकूमत को एहतजाज करने की इजाज़त देते? ज़ाहिर है देते, और अगर वो देते तो अपोजिशन को इजाज़त क्यों नहीं थी? तो ये एक सवाल अपनी जगह है कि क्या हम हर मरतबा ये इस तरह कंटेनर्स ला के रेड जोन को ब्लॉक करके
एक तो आज तक मुझे रेड जोन, कराची से लेकर इस्लामाबाद तक रेड जोन का मतलब समझ में नहीं आया, क्योंकि हर वो वायलेशन रेड जोन में होती है जिसको ममनुआ करार दिया गया है रेड जोन के उससे। लेकिन उसके बावजूद भी इमरान खान साहब को आना चाहिए था। उनके सिक्योरिटी के मामलात शायद वो हैं, और उनको क्योंकि मुसलसल वजारत दाखिला की तरफ से इस तरह के का बताया भी जा रहा है, वॉर्न भी किया जा रहा है कि उनके सिक्योरिटी के मामलात हैं, तो ऐन मुमकिन है उस वजह से। लेकिन अगेन हमने सियासी तारीख में देखा है कि लीडर्स लीड फ्रॉम द फ्रंट, और ख़ास तौर पे जब आप अनाउंस कर दें, या तो सिर्फ ये होता कि जो सेनेटर्स थे वो जाते इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त जमा कराते और वापस आ जाते, या एहतजाज जो था टोकन एहतजाज था, तो ये एक सिंबॉलिक नज़र आया ज़्यादा, जितना जिस तरीके से ऐलान किया गया था उस तरीके से नहीं हुआ। लेकिन उससे हट के हुमा, और देखिए मसला क्या हो रहा है, अभी मैं तलाल चौधरी साहब को सुन रहा था, मसला ये नहीं है अभी तो ये मेरा ख्याल है कि इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस शायद ही किसी फैसले के बाद हुई हों जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इस फैसले के बाद हुई हैं, और अभी ये सिर्फ जो है इब्तिदा है। अभी तो इलेक्शन कमीशन ने शो कॉज नोटिस दिया है, शो कॉज नोटिस का पीटीआई जवाब देगी। मेरा ख्याल है गवर्नमेंट जो है वो इमरान खान को तहरीक इंसाफ को दबाव में लाने की कोशिश कर रही है। वो इस तरह ज़ाहिर है उनके पास, उनके हाथ में एक ऐसा फैसला आ गया है जो वो उनके नुक्ता नज़र से वो समझते हैं कि ये इमरान खान की नाअहली बल्कि पार्टी की तो साहब जो है अगर ये वो कोशिश कर रहे हैं, तो क्या आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान किसी दबाव में आती हुई नज़र आ रही है, महसूस हो रही है? कल इमरान खान साहब ने एफिडेविट और सर्टिफिकेट का ज़रा फ़र्क भी समझाने की कोशिश की। आपको लगता है कि उस तरफ थोड़ी सी बेचैनी परेशानी है शायद? जी बिल्कुल है, और होनी भी चाहिए, इसलिए कि गवर्नमेंट की क्या नीयत है ये आपको नहीं पता। ज़ाहिर है जिस तरह गवर्नमेंट अब एग्रेसिव नज़र आ रही है उससे ये लग रहा है कि वो ये अटैम्प्ट ज़रूर करेंगे, यानी वो एक दरख्वास्त दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन को उनकी नाअहली के हवाले से, वो तोशा खाने के रेफरेंस से। और दूसरा अभी सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि पॉलिटिकल ऑर्डर 2002 के तहत वो जो डिक्लेरेशन जारी करेंगे, ये मेरा ख्याल है उनको बहुत सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि एक मरतबा अगर वो डिक्लेरेशन जारी कर देंगे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट 15 दिन के अंदर उन्हें जाना है, तो ये सोच लें कि उनका कानूनी नुक्ता इतना मजबूत होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में स्टैंड कर पाएँ। अगर सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलअदम करार दे देती है या उसको रिजेक्ट कर देती है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद की सूरत हाल को सामने रखना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह पीटीआई के लिए परेशानी ये है कि अगर जाहिर है वो बहुत से नुक्ते सामने ला रहे हैं, बहुत से तज्जियाकार बहुत से पॉइंट रेज कर रहे हैं, मैं भी इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो लोग इसको डिनाई कर रहे हैं कि उनके अकाउंट जो हैं वो पाकिस्तानी हैं और उनके अकाउंट गलत तरीके से दिखाए गए हैं, क्या ड्यूरिंग द प्रोसेस क्या इलेक्शन कमीशन ने उन लोगों को अप्रोच किया था जिनके नाम जो है वो अकबर बाबर ने जमा कराए और जिनके उन्होंने फंडिंग की है? देखिए नाम एक जगह, कंपनियां एक जगह, फिर मज़द साहब शेख नायान के मिलियंस ऑफ डॉलर्स और फिर अबराज के थ्रू आने वाले पैसे और वो मैच की कहानी, वो भी तो अपनी जगह हकीकत है। अच्छा आप ये बता दें, खास तौर पे अगर ना पता हो कि जो भी डोनेशन कर रहा है वो कर किस वजह से रहा है, तो वो एक वैसे ही डिसेप्शन के जुमरे में तो एटलीस्ट आ ही जाता है। देखिए केस बाज़ नज़र में स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, लेकिन क्या वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो स्टैंड कर पाएँ? और दूसरा सियासी नुक्ता नज़र से भी इन सारी जमातों को सोचना पड़ेगा। जिस तरह नवाज शरीफ साहब को जब नाअहल करार दिया गया तो नवाज शरीफ सियासी तौर पे तो नहीं ख़त्म हुए, हाँ आपने उनको इंतखाबी सियासत से आउट कर दिया, लेकिन सियासी तौर पे तो नवाज शरीफ 2016-17 में आउट हुए और 2018 में PMLN पंजाब असम्बली में सबसे बड़ी जमात बन के उभरी। वो अलग बात है कि PTI और PMLQ और कुछ आज़ाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर हुकूमत बन गई, लेकिन असर तो नहीं हुआ PMLN की पॉपुलैरिटी पे। तो जी वो जहाज भी चले और बहुत कुछ हुआ और फिर पंजाब में उनको नई हुकूमत बनाने दी गई। आप ये बताएं, कल राना सनाउल्लाह जियो पे कल बैठे हुए कह रहे थे शाहजेब के शो में कि भाई अगर इनको इलेक्शन की जल्दी है ये तोड़ दें पंजाब असम्बली, तोड़ दें खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और करा लें इलेक्शन, और उसके बाद सिंध में और बाकी सूबे में जो है बलूचिस्तान और वफाक में इकट्ठे हो जाएंगे इलेक्शन। अब्दुल्ला और रहमा, मुझे ये लग रहा है कि इमरान खान 17 जुलाई के बाद एक कम्फर्ट जोन में आ गए हैं, और वो कंफर्ट जोन ये है कि पंजाब हुकूमत अब उनके पास है। वो नहीं चाहेंगे, अब बहुत से लोग इससे इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि इस पूरे प्रोसेस, ये जो अभी हम देख रहे हैं चंद दिनों में, मुझे इलेक्शन शायद इस साल होता नज़र नहीं आ रहा।
और उसकी बहुत सी वजूहत हैं। क्योंकि आज इलेक्शन कमीशन, कल इलेक्शन कमीशन ने ये ऐलान किया है कि हमने हल्का बंदियाँ, भी हल्का बंदियाँ पिछले सेंसस के मुकाबले में हैं। इस साल सेंसस फिर होना है, फिर हल्का बंदियाँ होनी हैं सेंसस के लिहाज से। और सिंध के अंदर ख़ास तौर पे मरदमशुमारी बहुत संजीदा मसला है। तो अब इलेक्शन किस तरह होंगे, बल्दियाती इलेक्शन में भी अभी मसाइल खड़े हो रहे हैं। तो असल चीज़ ये है कि मुझे इलेक्शन आगे जाता, और इमरान खान को अब, जबकि पंजाब हुकूमत उनके पास आपको लगता है कि उन्हें अब जल्दी नहीं है? मज़ा साहब मुख्तसरन बता दें 30 सेकंड्स में, अगर आप ब्रीफ कर सकें कि इमरान खान साहब की तोपों का रुख आपको पता ही है, एक तरफ ज़रा ज़्यादा होता है। कभी वो न्यूट्रल कहते हैं, कभी मीर जाफर, कभी मीर सादिक। कल कोई नई टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर रहे थे, मतलब इतने इनकलाबी हैं, डायरेक्ट बात नहीं करते हो। देखिए, वो सियासी नुक्ते नज़र से शायद अवॉइड करना चाह रहे हैं, वो उस कॉन्फ्रंट्रेशन की तरफ सिचुएशन को नहीं ले जाना चाह रहे। वरना कल अगर फर्ज करें 1000-2000 लोग जाते तो वो कॉन्फ्रंट्रेशन हो सकती थी। मेरा ख्याल है वो तनकीद कर रहे हैं, लेकिन वो तसादुम नहीं करना चाह रहे एस्टैब्लिशमेंट के साथ। और ये मेरा ख्याल है बुरी पॉलिसी नहीं है, बेहतर पॉलिसी है कि आप उन पर सवालात उठाएं लेकिन लड़ाई ना लड़ें। हाँ, मतलब नए कोई टर्म्स रख के डायरेक्ट ना कहें कि कौन कर रहे हैं, नई टर्मिनोलॉजीज के साथ आपको बताएं वो सवाल उठाते हैं। मादर साहब बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग विद अस एज ऑलवेज। अच्छा जी, तो ये तो सियासी मंजरनामे पे क्या हो रहा है, आज हम जरा राउंड अप भी करना चाह रहे हैं। ऑब्वियसली आज वीकेंड भी है, एंड ऑफ द वीक चल रहा है। लेकिन वंस अगेन बात हमने करनी है जी, बात जो करने वाली है ना, वो हमारे एथलीट्स, वो हमारे एथलीट्स हैं। पिछले घंटे में हमने बात की है, बट वी कैन नॉट गेट ओवर हाउ वेल वी आर परफॉर्मिंग एंड देयर इज सो मच पोटेंशियल। और पता है, आप ना भी जीत रहे हो, हमें तो इसी बात की खुशी है कि दे आर परफॉर्मिंग टू देयर ओन ऑप्टिमम लेवल, अपना बेस्ट तो करके दिखा रहे हैं। और ऑफ कोर्स ये बड़ी वाज़ेह बात है जब भी हम अपने एथलीट से बात करते हैं कि बाहर की दुनिया में जो ट्रेनिंग स्पोर्ट्स पर्सनस की होती है, जब वो किसी मैच में जा रहे हो, किसी गेम में हिस्सा ले रहे हो, तो वो उसका लेवल ही कुछ और होता है भाई। इट्स ऑलमोस्ट लाइक पॉलिटिक्स, मतलब जिस तरह आप एक मुहिम चला रहे होते हैं ना, कोई इलेक्शन जीतने के लिए, उस तरह वो ट्रेन करते हैं। हमारे यहाँ वो फैसिलिटीज नहीं है, डिस्पाइट दैट। अच्छा, हमारी वुमेन क्रिकेट टीम पे तो हमने जरा तनकीद की, और जरा बनता भी है क्योंकि उन्हें बहुत फैसिलिटीज हैं, लेकिन उनकी ना बात करो ना, जो अच्छा कर रहे हैं, जो खवातीन एथलीट्स जिनको सहूलियात नहीं है, वो अपना बेस्ट दे रही हैं। जैसे कि बैडमिंटन में माहू शहजाद, अगरचे वो जीत ना सकी लेकिन मुकाबला उन्होंने तगड़ा किया। उसके साथ साथ खवातीन के स्विमिंग मुकाबलों में पाकिस्तानी टीम ने हिस्सा लिया, जिसमें जहां आरा नबी और बिस्मा खान और मशाल अयूब शामिल थीं। इस टीम में जहां आरा नबी जान लड़ाती हुई दिखाई दी, तो हमने उनको ज़रा सहमत दी है। तो उनसे ज़रा पूछते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स में शिरकत करने वाली जहां आरा हमारे साथ। जहां आरा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, और हमने बड़ा आपको फॉलो भी किया है। कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे प्लेटफॉर्म पर अपने मुल्क की नुमाइंदगी करना इन इटसेल्फ बड़ी बात है, और हर खिलाड़ी के लिए बड़ा एजाज़ भी है। तो आपको भी ये एजाज़ मिला, कैसा एक्सपीरियंस था? चलिए लेट्स स्टार्ट विद दैट। दुनिया के सबसे बेहतरीन स्विमर्स के साथ compete करना एक बहुत बड़ा प्रिविलेज था। और जब से मैंने स्विमिंग शुरू की थी, तब से मेरी ड्रीम थी कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल स्टेज पे रिप्रेजेंट करूँ। इन गेम्स के लिए एथलीट्स बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करते हैं, बहुत मेहनत डालते हैं ताकि वो प्रिपेयर कर सकते हैं इस कंपटीशन के लिए, मगर ज़्यादातर हमें बहुत चैलेंजेस फेस होते हैं। मगर हम मोटिवेटेड रहते हैं ताकि हम अपनी कंट्री को आगे ले सकते हैं हमारे स्पोर्ट में। मगर कभी कभार बहुत मुश्किल होता है जब लोग ऐसे कहते हैं कि ओह यू डिडंट मेक फाइनल्स, या आपने बस हीट्स में ये किया था, मगर उनको ये रियलाइज़ नहीं होता कि दुनिया के सबसे बेहतरीन एलीट एथलीट्स, उनके पास एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम होता है, उनके मुल्क उनमें बहुत इन्वेस्ट करते हैं। मगर ये इंशाल्लाह हमारी ड्रीम है कि हम पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं और हम पाकिस्तान को बहुत आगे ले सकते हैं, स्पेशली स्विमिंग में, और हम इंशाल्लाह फाइनल्स में भी पहुंच सकते हैं। अच्छा, जहाँ रहा ये बताइएगा कि अभी आपने सपोर्ट सिस्टम की बात की, हम जितनी भी एथलीट से बात कर रहे हैं पाकिस्तान में, वो यही कहती हैं कि खेलों की पर्टिकुलरली ख़वातीन के लिए तो सहूलियात बहुत ही महदूद हैं। वैसे भी ओवरऑल सहूलियात नहीं है, ख़वातीन के लिए तो मौक़े और भी कम हैं। तो स्विमर्स के भी यही इशू है? एक्चुअली हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, मगर एथलीट्स को स्पेशली स्विमर्स के लिए फैसिलिटी से थोड़ा सा और ज़्यादा मिलना चाहिए, यानी कि इक्विपमेंट और कोचेस, किट्स भी चाहिए, न्यूट्रिशन प्लान्स चाहिए और सपोर्ट भी मिलना चाहिए।
तो ये ज़्यादातर लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और फंडिंग का मसला है, क्योंकि हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं पाकिस्तान में, मगर फीमेल एथलीट्स के लिए, स्पेशली फीमेल स्विमर्स के लिए हमें बहुत कम रिकग्निशन मिलता है, और हमें हर वक्त ये कल्चरल और रिलीजियस मिसरिप्रेजेंटेशन को बैटल करना चाहिए, जो बहुत मुश्किल है, और इसलिए हमें बहुत कम सपोर्ट मिलती है, स्पेशली फीमेल स्विमर्स को बहुत कम सपोर्ट मिलती है। एब्सोल्युटली, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है, बिकॉज ये एवी से एक टेंशन डालने वाली बात है, जहां ऑलरेडी इतने चैलेंजेस हो, आप एक कंपेटिटिव इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, ऑब्वियसली स्पोर्टिंग इज़ अ वेरी कंपेटिटिव फील्ड, उसमें और चीज़ें डाल देना डिस्पाइट कि आप कितना काम करिए। अच्छा, ये तो आपका बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का एक्सपीरियंस भी रहा, लेकिन जाहिर है कि आप इससे बहुत आगे जाना चाहेंगी, तो क्या आप बतौर करियर अगर देखा जाए, प्रोफेशन देखा जाए, तो क्या स्विमिंग को ही अपनाना चाहेंगी? जिस लेवल पे मैंने परफॉर्म किया था इन गेम्स में अच्छा था, मगर मुझे पता है कि मैं इससे ज़्यादा बेहतर कर सकती हूँ, ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकती हूँ, और इंशाल्लाह मैं परफॉर्म करूँगी। हाउएवर ये बस शुरुआत है मेरी स्विमिंग करियर में, दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग। इस साल मैंने पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे 2 दफ़ा रिप्रेजेंट किया है, और ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट था मेरे लिए, ताकि मैं अपनी स्विमिंग करियर को सेटअप कर सकती हूँ इस इंटरनेशनल लेवल पे। मैं अपनी कोचेस के साथ काम कर रही हूँ ताकि मैं ये गोल अचीव कर सकती हूँ कि मैं पाकिस्तान की पहली फीमेल स्विमर बनूँ जो कि 2024 पैरिस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करूँ, बी क्वालिफाइंग टाइम के लिए, और इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ। Thank you so much, Jahara, and we know that this is not the last that we've seen of you. आप थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड लग रही हैं, लेकिन I'm sure हमने तो आपको इनकरेजमेंट के लिए हमने डायरेक्टली उनसे वो बात नहीं पूछी, लेकिन सोशल मीडिया पे एक अजीब व गरीब किस्म की एक बैकलैश भी है। इवन आई वाज जब हम कमेंट कर रहे थे कि क्या ज़बरदस्त, जिसमें सोशल मीडिया में कि आप सो वॉट अगर आप अपनी हीट्स जीत गई हैं, आगे जाके आपने चैंपियनशिप तो नहीं जीती, कोई मेडल तो नहीं लिया, भाई ये लड़कियां अपना बेस्ट परफॉर्म कर रही हैं, और अगर अब इनकी उम्रें देखें, मतलब अभी नहीं जीती, जो आप गोल्ड के दौड़ में सारे लगे होते हैं तो नेक्स्ट टाइम जीत जाएंगी, लेकिन ऑलरेडी टांग खींच लेना नीचे से कि आप जी ऊपर ना जा सको, ये जो हमारी एक प्रॉब्लम है। एथलीट्स के साथ वो compete कर रही हैं, तो सोचें उनका मुकाबला किसके साथ है, और यहाँ तक पहुंचने के लिए उन्होंने कितनी कामयाबियां हासिल की हैं। और ये जो सोशल मीडिया पे ये फेसलेस लोग बैठे होते हैं, मतलब आप तो compete किए बगैर यहाँ बैठ के कुछ ना कर सके, तो लिहाजा जो कर रहे हैं उनको तो करने दो, कुछ इंकरेजमेंट ही दे दो। ये छोड़े ना, फजूल बात क्या करनी है। हाँ, ये फजूल बात है। अभी हम जो है जाएंगे गुजरावाला, और आपको पता है वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जब रीट्वीट किया ना, आज इन कोट ट्वीट किया फैजान को, वेल डन किया भट्ट साहब, तो लोगों ने क्या सजेशंस लिखी हुई हैं। मतलब किसी ने कहा कि भाई ये वेल डन से काम नहीं चलेगा, एक फ्लाईओवर तो नूर दस्तगीर भट्ट के नाम को होना चाहिए। फिर एक और दोस्त ने लिखा कि भाई फ्लाईओवर छोड़ें, एक यू टर्न बना दीजिए, इंसाफी दोस्त भी खुश हो जाएंगे। अच्छा, फिर वजीर आजम ने खुद ही सजेस्ट कर दिया, क्या ख्याल है कोई डैम पे नाम रख दिया जाए। फिर तो एक और ने सजेस्ट किया कि भाई ये गुजरावाला से तो 1 साल का खाना इन्हें मुफ्त करें। ये भी बहुत अच्छा है, मैं तो कहती हूँ कर ही दें, मतलब कि बड़ी ज़रूरत होती है इस चीज़ की, लेकिन वज़ीर आज़म की खुद इन्वॉल्वमेंट इस कॉन्वर्सेशन में वो क्वाइट कूल एक्चुअली, व्हाई नॉट, कोई लाइटर चीज़ों पे भी बात होनी चाहिए। एक आर्गुमेंट आया कि भाई गुजरावाला अगर खाने के हवाले से मशहूर है तो वो फिर मेडल भी लाते हैं, तो फिर वो काम भी करते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा जी, हमारे नुमाइंदे जियो न्यूज़ राना अंसर जो है वो इनकी फैमिली से मिले, नूर दस्तगीर भट्ट की फैमिली से मिले, और बड़ी बातचीत, पेरेंट्स जो हैं खुशी से निहाल हैं। तो हम आपको भी उनके खानदान से मिलाना चाहते हैं, जरा देखें कि क्या गप्पे लगे। आज ही हम इस वक्त नूर दस्तगीर के घर पर मौजूद हैं, जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में सोने का तमगा जीतकर सारे पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए हैं। यहाँ आकर हमें पता चला कि यहाँ सिर्फ नू अकेला हीरो नहीं है, बल्कि ये पूरी फैमिली ही चैम्पियन है, और इस फैमिली के सबसे बड़े चैम्पियन हैं गुलाम दस्तगीर, जो नू के वालिद भी हैं और उनके कोच भी हैं। ये मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनकी वालदा भी यहाँ पर हैं, इनसे आपको मिलवाते हैं। लेकिन पहले थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये एक
लंबी स्ट्रगल है इस फैमिली की, जिसके बाद आज नू इस मकाम पर पहुंचा है। गुलाम दस्तगीर 1984 में ये खुद सैफ गेम्स में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए गए और पाकिस्तान के लिए पहला गोल्ड मेडल जो लेकर आया था वो गुलाम दस्तगीर था। और इसके बाद इन्होंने सैफ गेम्स में मुसलसल 5 गोल्ड मेडल जीते। इनसे आपको मिलवाते हैं। ये हमारी एक मंजिल थी जो कॉमनवेल्थ गेम थी। अब इसके बाद इंशाल्लाह हमने ओलंपिक्स को मतलब कि टारगेट रखना है और इंशाल्लाह हम ओलंपिक तक भी इंशाल्लाह ज़रूर पहुंचेंगे और इंशाल्लाह वहाँ से भी पाकिस्तान के लिए मेडल ये लेके आएंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान अगर आपको सुन रहे हूँ, जियो के तवज्जो से आप उनको जो भी कहना चाहते हैं आप कहें। हाँ जी बिल्कुल, मैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब से मतलब कि ये दरख्वास्त या रिक्वेस्ट ही करेंगे कि वो मतलब कि पर्सनल तौर के ऊपर जो समझते हैं कि पाकिस्तान में जो खिलाड़ी कुछ कर सकते हैं उनको कोई ख़ास उनका जो चाहे कोई वजीफ़ा मुकर्रर करे या उनके लिए कोई ऐसा कुछ इंतज़ाम करें कि उन लोगों को तैयारी करने में कोई रुकावट पेश ना आए। अच्छा, नू की वालदा भी यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं। अच्छा, आप बताइएगा नू की जो फेवरेट डिशेज हैं वो कौन कौन सी? बिरयानी भी खा लेता है, पुलाव भी और पाए भी, हरीसा, पराठा। आज आपने देखा नू के वालिदैन से हमने आपको मिलवाया, उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान के नाम कुछ अपील भी की है और अगला जो इनका टारगेट है वो ओलंपिक्स है। उनका कहना है कि पाकिस्तान के लिए ओलंपिक्स में भी गोल्ड लेकर आएंगे। आज 5 अगस्त है और भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म हुए 3 साल मुकम्मल हो गए हैं और इस भारतीय बरबरियत और जहारियत के खिलाफ हर साल 5 अगस्त को पाकिस्तान भर में यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जाता है। मकबूजा वादी में आपको पता ही है भारत के खिलाफ आज यौम स्याह है, हड़ताल जारी है। 5 अगस्त 2019 को एक सदारती हुक्मनामे में मोदी हुकूमत ने भारतीय आइन के आर्टिकल 370, 35A की दफात मनसूख कर दी थी और इन आर्टिकल्स के तहत भारतीय मकबूजा कश्मीर को हिंदुस्तानी रियासतों के दीगर बाशिंदों के मुकाबले में अलग अलग कवानीन के तहत शहरियत, जायदाद की मलकियत और खुसूसी बुनियादी हकूक दिए गए थे। मोदी हुकूमत का ख्याल था कि ऐसा करने से मकबूजा कश्मीर में आज़ादी की जद्दोजहद जो है वो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन दुनिया देख रही है कि 5 अगस्त के इक़दाम के बाद मकबूजा कश्मीर में आज़ादी की जंग पहले से कहीं ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुकी है और मोदी हुकूमत को 5 अगस्त के इक़दाम करके मुंह की खानी पड़ी है। इन्होंने कभी कभार लगता है ना कि दे हैव नॉट लर्न फ्रॉम द पास्ट, कि जितना दबाओगे, जितना कम करने की, ख़त्म करने की कोशिश करोगे, वो उतनी शिद्दत से वापस आएंगे। कश्मीरी रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। मिशाल, सबसे पहले तो हम यासीन साहब से मुताल्लिक़ ये आपसे जानना चाहेंगे, कोई राब्ता हुआ? उनकी तबीयत से मुताल्लिक़ काफ़ी ख़बरें सामने आ रही थीं, किस हाल में हैं, तबीयत कैसी है उनकी? यासीन साहब की हालत इस वक्त बहुत तशवीशनाक है। 12 दिन उन्होंने एक भूख हड़ताल पे गए हैं। फास्ट ऑन टू डेथ उन्होंने अनाउंस की थी क्योंकि उनकी एक डिमांड थी कि एक बहुत से उनके ख़िलाफ़ जाली मुकदमात जो हिंदुस्तान की सरकार ने दर्ज किए हुए हैं अपने कैंगरू कोर्ट्स के अंदर। एक 25 मई को भी उनके ख़िलाफ़ एक 1 साइडेड डिसीजन आया जिसके अंदर 2 उम्र कैदें अनाउंस की गई और उसके साथ साथ एक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट और उसके साथ साथ उनको रिगरस इम्प्रिजनमेंट का जो पनिशमेंट अनाउंस की गई। उससे भी इनका दिल नहीं भरा और भी जो जाली मुकदमात के अंदर इंडिया ने इनकार किया है कि उनको फ़िज़िकली प्रेजेंट नहीं करेंगे। तो तब यासीन साहब ने लेटर लिखा है इंडियन गवर्नमेंट को कि अगर नहीं इजाज़त दी अगली हेयरिंग तक फ़िज़िकली प्रोड्यूस करने की उनको या उनको क्रॉस एग्जामिनेशन की, क्योंकि ये उनका डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो वो फास्ट ऑन टू डेथ पे जाएंगे। अब इंडियन स्टेट की तरफ से कुछ लोग गए हैं उनके पास मुज़ाकरात के लिए और उनको कहा है कि 2 महीने की मोहलत दे दी जाए, उसके अंदर उनको कोई कोशिश की जाएगी, उनको फिज़िकली कोर्ट में प्रेजेंट किया जाएगा और फेयर ट्रायल दिया जाएगा। तो 2 महीने की मोहलत दी है उनको। फ़िलहाल बहुत मुश्किल से उनको मिली है मोहलत यासीन साहब, क्योंकि उनका एक फ़ैसला अटल होता है और उन्होंने 2 महीने के बाद कहा है अगर नहीं इन्होंने कुछ किया तो वो मजबूरन एक दफ़ा फिर भूख हड़ताल पे जाएंगे इंडेफिनेटली। अच्छा, हम बिल्कुल डेफिनेटली मुश्किल है बहुत। अब यासीन मलिक, मीरवाइज उमर फारूक जैसे लोगों को कैद करके 5 अगस्त 2019 जैसे इकदाम करके भारत समझता होगा कि कश्मीरियों को दबा लिया गया है, उनको खामोश कर दिया गया है, उनकी जो विल है वो तोड़ दी गई है, लेकिन डेफिनेटली इसका तो हमें ऑपोजिट ही नज़र आता है। आप समझती हैं कश्मीरियों की आज़ादी की जंग का फैसला कुन मोड़ जो है वो अब आ गया? देखिए, कश्मीरी कौम को दबाने वाला तो आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ दुनिया के अंदर,
क्योंकि उनका ईमान इतना पक्का है, उनकी स्ट्रगल में इतना उनका कन्विक्शन है, उनकी विल पावर इतनी बड़ी है कि बेशक वो वैसे अगर देखा जाए, कंपेयर किया जाए, कहाँ 8 लाख फुली इक्विप्ड इंडियन आर्मी, कहाँ वहाँ का टॉर्चर, सप्रेशन, अप्रेशन और ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वायलेशंस और जेनोसाइड, और कहाँ एक कौम जो पूरी निहत्ती है, अनआर्म्ड है, डिफेंसलेस है और कफन बांध के निकली हुई है, ऐसी कौम फिर भी आप देख लें कि वो शहादतें कबूल कर रही है, मौत को गले लगा रही है, मगर वो किसी भी तरीके में सरेंडर करने को तैयार नहीं है। मगर किसी भी कौम की तहरीक को आगे चलाने के लिए उसके लिए इनकलाबी रहनुमा चाहिए होते हैं, और ऐसे रहनुमा सदियों में पैदा होते हैं। यासीन साहब जैसे और भी अजीम जमहूरियत के रहनुमा हैं, उनको हाउस अरेस्ट किया हुआ है, मीरवाई साहब को, शबीर शाह साहब को तिहाड़ जेल में बंद किया हुआ है, आसिया अंद्राबी साहिबा को तिहाड़ में बंद किया हुआ है, फहमीदा सूफ़ी साहिबा और भी बहुत से जो सियासी कैदी हैं, मगर ख़ास तौर पे यासीन साहब को एक डेथ सेल में रखा हुआ है। और बहुत ही एक खौफनाक सूरत हाल है कि एक तो पूरी कौम जो है कफन बांध के निकली हुई है, या जेलों में है या अनमार्क्ड ग्रेव्स के अंदर है, मगर हमारा ईमान का ये हिस्सा है कि जो शहीदों का जो खून है वो कभी भी रायगा नहीं जाता। और इसी जज्बे और इसी ईमान की ताकत के साथ कश्मीरी कौम जो है वो अल्लाह पे अपना मुकदमा जो है, अपनी स्ट्रगल सुपुर्द की है, और इंशाअल्लाह ताला एक दिन आएगा कि ये जो जितनी भी कुर्बानियाँ, सोबतें हमारी कौम, हम सब जो हमारे ऊपर बीत रहा है, जो कि एक ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है किसी को इतना सहना, इतना गम, इतना टॉर्चर और इतने चैलेंजेस, मगर हमारी कौम जो है वो खड़ी हुई है, न डर खड़ी हुई है। और हिंदुस्तान की बुकलावट है कि वो हर दफ़ा कोई ना कोई नई पॉलिसी जो है इंट्रोड्यूस करता है कश्मीरियों को साइलेंस करने के लिए। अच्छा मिशाल साहब, पाकिस्तान की सर्टनली पूरी कोशिश है कि कश्मीरियों को उनका हक़ दिलवाया जाए, मगर दुनिया अब तक आंखें बंद किए बैठी है, ऐसा ही लगता है। एक बार फिर अक़वाम मुत्तहिदा में इस मामले पर बात करने का इरादा है, तो आप क्या मशवरा देंगे हुकूमत और ख़ास तौर पर फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो, उनकी टीम को, कि किस नुक्ते पर ज़्यादा फोकस किया जाए? देखिए, सबसे पहले तो बहुत अशद ज़रूरत है इस वक्त कि हमारा जो मुकदमा है कश्मीर का वो UN के अंदर है, उसकी ओवर अ डज़न करारदादें हैं। मैं तो यही मशवरा दूंगी पाकिस्तान की जो भी हुकूमतें अब आ रही हैं, इन सब को मेरा यही है कि शहरा कट गई है। 50 साल आपने इंडिया के साथ डायलॉग को दिए, मगर कुछ भी नहीं रिज़ल्ट निकला, बल्कि धोखा ही मिला हर दफ़ा और नस्ल कुशी होती रही कश्मीरियों की। कम से कम अगले 5 से 10 साल के ऊपर एक नेशनल डायलॉग कराएं कश्मीर के ऊपर, सारी पॉलिटिकल पार्टी, सारे इदारों, सारे इंस्टीट्यूट, स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लें, ख़ास तौर पे जो कश्मीरी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको ऑन बोर्ड लिया जाए, और एक कम से कम 10 साल में समझती हूँ पॉलिसी बनाई जाए कि हम इसको इंटरनेशनलाइज करें, UN के अंदर दरवाज़ा खटखटाएँ, UN से हम डिमांड करें कमीशन ऑफ इंक्वायरी। हम लोग उसके साथ साथ जो इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल्स जिस तरह यूगोस्लाविया और रवांडा के लिए बने थे यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, और जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी यूक्रेन के लिए बन रही है वॉर क्राइम्स पे, जेनोसाइडल एक्ट्स के ऊपर, आर्बिट्री डिटेंशन के ऊपर, तो क्या वजह है कि कश्मीरियों के लिए नहीं बन सकती, और क्या वजह है कि आज तक हमें एक स्पेशल एनवॉय जो है वो कश्मीर के ऊपर नहीं नॉमिनेट करता हुआ नज़र आया यूनाइटेड नेशंस की तरफ से। इसलिए हमें अब इंटरनेशनल जाना, इंटरनेशनल अदालतों में जाना पड़ेगा, चाहे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, चाहे इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल हो, चाहे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हो, हमें सब वो इंटरनेशनल जो एवेन्यूज़ हैं उनको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, ताकि हम इंडिया का ये जितने भी एक्ट्स कर रहे हैं इनको डीलेजिटिमाइज करने में इसको एक्सपोज करें, कश्मीरियों की इंडिजिनस वॉइस को सामने लाएं, और कश्मीरियों का जो मुकदमा है वो इंटरनेशनली जो है फाइट किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मिशाल मलिक साहबा हमसे बात करने का, और ये भी बड़ी हिम्मत है हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर, और जिस तरह आप रिप्रेजेंट कर रही हैं और आप एक स्पोक्स पर्सन हैं फॉर दिस कॉज, कमाल की बात है। और ख़ास तौर पे नोइंग कि यासीन मलिक साहब का हौसला ना, वो ये कहते हैं कि कश्मीरियों के हौसले को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। कराची का आपको पता ही है मसाइल का अंबार है माशाल्लाह ये शहर, शेरे का भी हम जो कि हम दिखाने लगे हैं, तो हाँ, वो भी और बस माशाल्लाह हम जरूर कह देते नजर ना लगे कहीं इन्हीं मसाइल में से एक आपको अच्छा, पता है दुख की बात है, कचरा भी हमने बातें इस सिलसिले में सिंध हुकूमत कोई ठोस प्लान पता नहीं बना सकी है, नहीं बना सकी है, लेकिन अब तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जैदी ने निशानदेही की है कि कराची के इलाके बलोच कॉलोनी को, जहां बाईपास पर कूड़ा करकट का एक ट्रांजिट स्टेशन बनाया गया। अच्छा, मैं प्लीज समझाना चाहती हूँ कि ये ट्रांजिट स्टेशन हम क्यों इस चीज को कह रहे हैं और इसको क्या इसका मकसद है। मतलब पूरे शहर का कचरा यहाँ आके डंप किया जाता है, फिर यहाँ से फर्दर इस तरफ का मेरा ख्याल होता होगा, चलो पार्ट ऑफ दिस शहर, मतलब
कूड़ा देख के तो लगता है कि पूरे शहर के पूरे सूबे का है। बट एनीवे, हैविंग सेड दैट, तो यहाँ इसको छोड़ा जाता है, यहाँ इसको डंप किया जाता है, यहाँ से फर्दर आगे इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है जहाँ भी फाइनल इसकी डेस्टिनेशन होगी, इसलिए ये ट्रांजिट पॉइंट है। ये ट्रांजिट पॉइंट आप देखें, लोकेशन क्या है इसकी, माशाल्लाह पीछे आपको इमारतें देखकर अंदाजा लग गया होगा कि ये शहर का बीचों बीच है। हाँ, ये शहर का बीचों बीच है, जहां से अगर आपने शारे फैसल डीएचए क्लिफ्टन से आना हो तो आप रोज गुजरते हैं, आप रोज गुजरेंगे इस एक्सप्रेस वे से। और उस पीछे आप इमारतें देख रहे हैं ना, ये देखिए हाई राइज भी है, तमाम तरह की बिल्डिंगें आपको नजर आएंगी। आप सोचिए कि ये जो इर्द गिर्द रिहायशी हैं, इनका ताफुन से, इनका बदबू से, और इनका व्यू, मच्छरों और मक्खियों और से, इनका व्यू माशाल्लाह क्या मतलब इनको नजर आता होगा। तो ये क्या और सामने इकरा यूनिवर्सिटी, मतलब क्या हो रहा होगा, और ये क्या मजाक है। दिस इज अ जोक एंड व्हाट डिड दे थिंक कि कोई इसको नोटिस नहीं करेगा और कोई इस पे बात नहीं करेगा। ये ज्यादती है भाई इस शहर से और इस शहर में रहने वालों से। अख्तर कॉलोनी, महमूदाबाद के लोग इकरा यूनिवर्सिटी के तलबा के लिए शदीद खतरनाक है। और एक्चुअली कोई भी जगह को इस किस्म का डंप नहीं बनाना चाहिए। नोबडी डिजर्व्स इट। तो आपने कैसे सोच लिया कि जी इधर हम डाल देते हैं, ये ट्रांजिट पॉइंट बना देते हैं और यहाँ से हम आगे ले जा लिया करेंगे और ये इधर ही रह जाएगा, ये कहीं आगे नहीं जा रहा। बाय द वे थोड़ा थोड़ा करके इधर उधर। और जब आपको पता है बारिश ज्यादा होती है ना, तो ये सारा ओवरफ्लो कर जाता है, ये सारा एरिया। एंड मे बी दैट्स द आइडिया कि भाई इधर उधर हो जाएगा खुर्द-बुर्द और हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा। सो दिस इज अ ट्रेजेडी अनफोल्डिंग इन फ्रंट ऑफ आवर आइज, जो कि हमने सोचा हम जरा आपके सामने रखें कि है क्या। सिंध हुकूमत से हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, नौजवान एडमिनिस्ट्रेटर से भी, कि उनका क्या इरादा है इस सिलसिले में और क्या वो कर रहे हैं। सो अभी हम आगे बढ़ेंगे और लाहौर चलते हैं, क्योंकि हम जरा लाहौर चलेंगे। लाहौर में भी आपको पता है चंद रोज़ पहले खातून के अगवा और गाड़ी छीनने वाला जो मामला है, उसने बड़ा स्टर क्रिएट किया था। बिलाखिर पुलिस ने दावा किया कि लोग पकड़े गए हैं। फिर ये साबित हुआ कि बिलाल गैंग नामी इसको एक नाम दिया गया था कि बिलाल गैंग है। सनसनीखेज इंकशाफात सामने आए कि ये कत्ल तक में मुलव्विस रहे हैं लोग, मुजाहमत पर इन्होंने लोगों को कत्ल भी किया हुआ है। ये देखिए हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि बिलाल गैंग जो लीडर है ऊपर है, फिर नीचे तमाम इसके कारिंदे थे। और पुलिस के मुताबिक खतरनाक गैंग ने साबिक एडिशनल सेक्रेटरी समेत कई शहरियों को मुजाहमत पर कत्ल किया। मोटरवे पर एडिशनल आईजी मोटरवेज सज्जाद अफजल आफरीदी को फायरिंग करके इसके अलावा बिल्कुल, और इसके अलावा बताएं कि गैंग रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर में कार जो था वो कारें छीनने की 35 से ज़ायद वारदातें जो है वो कर चुका था। और गैंग लीडर बिलाल साबित, इम्तियाज़ लंगड़ा, अरशद और वाजिद जो है वो रावलपिंडी पुलिस के साथ मुकाबले में हलाक हो चुके हैं। तो इसी बारे में जानते हैं, अहमद फराज हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से, हमें अपडेट रखते हैं इन मामलों पर। बहुत शुक्रिया अहमद। लाहौर में खातून से कार छीनने वाला गिरोह के कुछ लोगों की गिरफ्तारी की इत्तला आई, फिर पता लगा ये मुबैना मुकाबले में मारे गए हैं, तो क्या तफसील है इसकी? जी, लाहौर में जिस खातून से गाड़ी छीनी गई थी और जिस तरह उसको बड़ी बेदर्दी के साथ गाड़ी में बिठाकर डाकुओं ने उस पर तशद्दुद किया था और उसके बाद वो वहाँ से फ़रार हो गए थे, तो उसमें अब तक की इतलात के मुताबिक एक मुलजिम जो है वो गिरफ़्तार किया गया है, जिसका नाम फ़िरोज़ बताया जा रहा है। और ये बड़ा ही ख़तरनाक गैंग है, ये उसके अरकान बताए जाते हैं। इसमें ख़ास तौर पर अगर रावलपिंडी पुलिस की तारीफ़ ना की जाए तो मेरा ख्याल है ये ज़्यादती होगी, क्योंकि इसमें ख़ास तौर पर जब रावलपिंडी और इस्लामाबाद में गाड़ियों की छीनने की वारदातें जब बढ़ी थी तो वहाँ पर आरपीओ हैं इमरान अहमद, उन्होंने इस वाक़े का नोटिस लिया था और फिर उन्होंने एसएसपी इन्वेस्टिगेशन गजनफर शाह को इसकी ज़िम्मेदारी सौंपी कि इस गैंग को फौरी तौर पर गिरफ़्तार किया जाए। जिसके बाद उन्होंने दिन रात एक करके इस गैंग का जो मेन सरगना मुलजिम था उस तक पहुंचे थे, जिसमें ख़ास तौर पर इस गैंग का जो सरगना था बिलाल साबित के साथ जब पुलिस ने जब उसको गिरफ़्तार करने के लिए रेड किया तो उस दौरान उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की और फिर पुलिस की जवाबी फायरिंग के नतीजे में जो बिलाल साबित था उसके साथी इम्तियाज़ लंगड़ा, अरशद और वाजो थे वो मारे गए। यानी कि ये इस गैंग के 4 बहुत ही अहम अरकान थे जो रावलपिंडी पुलिस के साथ मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक हो गए। लेकिन उसके बाद पुलिस शायद ये समझ रही थी कि शायद अब कार चोरी की और कार छीनने की वारदातों में कमी हो, लेकिन कमी नहीं हुई। उसकी वजह ये थी कि इस गैंग के और भी कुछ मुलज़मान थे जो मफरूर अभी भी हैं। और उसके बाद जब ये वाक़या हुआ था तो उसके बाद पुलिस ने 2 जो मुलज़मान थे उनमें एक खालिद और एक अब्दुल रहमान,
इनको भी फिर रावलपिंडी पुलिस ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके इनको चालान किया, जो इस वक्त अडयाला जेल में है। जबकि बाकी इनके जो हैं अभी बिलाल साबित जो है, उसका जो भाई है यासिर साबित, वो अब इस कार छीनने का जो गैंग है, वारदातों का जो गैंग है, वो चला रहा है। और अब पुलिस को बिलाल साबित के भाई यासिर और उसके साथ जो है अब्दुल्ला और दीगर जो उसके साथी हैं, वो उनकी तलाश में अब पुलिस लगी हुई है। शुक्रिया, कुछ और जो लोग हैं उनकी तलाश का सिलसिला जारी है। शुक्रिया आपका। अहमद फराज हमें अपडेट कर रहे थे कि क्या ये सारा मामला हुआ। यानी जो जिनको इनकाउंटर में मार दिया गया वो रिप्लेस भी हो गए, उसका भाई आ गया है, वो हेड करना स्टार्ट हो गया, तो गैंग इज़ वेरी मच देयर स्टिल। कुछ लोग पकड़े भी गए हैं, बट दे आर स्टिल, आई होप बाकी भी पकड़े जाएं। एक और खबर, हुर्मत हरम नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन का जुर्म साबित होने पर सऊदी अरब में 6 पाकिस्तानियों को सजाएं सुनाई गई हैं। मुजरिमों ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफाकी वज़रा के साथ रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में, आपको याद है, मस्जिद नबवी में बदतमीज़ी की थी। सऊदी अदालत ने 6 में से 3 पाकिस्तानियों को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई है। 3 पाकिस्तानियों को 8-8 साल कैद की सज़ा भुगतनी होगी और 10 साल की सज़ा पाने वालों में अंस इरशाद और मोहम्मद सलीम शामिल हैं। ख्वाजा लुकमान, मोहम्मद अफजल और गुलाम मोहम्मद शामिल को 8-8 साल की सज़ा हुई है और 6 मुजरिमों को 20-20 हज़ार रियाल जुर्माना हुआ है। मोबाइल फ़ोन इनके जब्त किए गए हैं। सऊदी अरेबिया डजंट स्पेयर, दे ट्राई टू मेक एन एग्जांपल। जीरो टॉलरेंस है उनकी, और आपने देखा है कि इतने क्विकली उन्होंने ये डिसाइड किया है कि ये, ताकि ये आइंदा कभी ना हो, ये कोई सोचे भी ना, क्योंकि वहाँ तो हर मुल्क से लोग आते हैं और मतलब और हर मुल्क के अपने पॉलिटिकल मसले होते हैं। मतलब ये वो एहतजाजी पॉइंट नहीं है। जब इधर पहुँच ही गए हो तो अल्लाह अल्लाह करो, पिछली बातें क्यों याद कर रहे हो। तो लिहाजा 10 साल मतलब बहुत ज़्यादा, पूरा एक डेकेड आपकी ज़िंदगी का उस पर जेल हो जाए, 8 साल, इतने पैसे भी दे, तो दे हैव क्लियरली सेट एन एग्जाम्पल कि आइंदा सोचे भी ना कि ये हो। और पता है क्या, ये एग्जाम्पल सेट करने के लिए ही वहाँ दे डोंट स्पेयर ना। फिर आपको पता है ये यही वाली बात कि आइंदा किसी की जुर्रत ना हो। एक तो किस किस मुल्क से लोग वहाँ मौजूद नहीं होते, सरबराहान मुमलिकत भी आते हैं और सबके आपस में भी ग्रीवेंस होते हैं। सरबराहान के आपस में भी लोगों के मसले होते हैं। आप ये थोड़ी कि आपकी मोहल्ले में किसी से लड़ाई चल रही हो और वो आपको मस्जिद नबवी में नजर आ गया है तो वहाँ आप उसको लिटा के मारना शुरू कर दें। उस जगह की तो वो उन्होंने रोकना है और उसको रोकने के लिए फिर इस तरह की एग्जाम्पलरी पनिशमेंट्स वो देते हैं। तो बड़ी क्विक ये जस्टिस मेरा ख्याल है हुई है और कुछ ऐसी चीज़ें इधर भी होनी चाहिए हमारे मुल्क में भी। अच्छा जी, एक बर्थडे है आके हमारे अपने आकिब भाई की सालगिरह है। आकिब जावेद, हैप्पी बर्थडे, लेजेंडरी आकिब जावेद, और वी गोना सी यू इंशाल्लाह ऑन मंडे। हैव अ ग्रेट वीक।